नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम। ये टू द पॉइंट प्रोग्राम का उद्देश्य है मेंस एग्जाम को लेकर। ये टू द पॉइंट प्रोग्राम पूरी तरह से ओंकार जी हमारे साथ हैं, इनके द्वारा लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि पिछले कई वर्षों से मेंस एग्जाम में इंडेक्स पे आधारित क्वेश्चन लगातार करेंट अफेयर्स सेक्शन में पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी जो बीपीएससी मेंस दिए उनका कहना था कि करेंट कैसे पढ़ें, क्या हो हम लोग का स्ट्रेटजी, ताकि मेंस एग्जाम में जो करेंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं उनका बेहतर ढंग से आंसर दिया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम शुरू की जा रही है और इस प्रोग्राम से फ़ायदा आपको प्री एग्ज़ाम भी है उसमें भी मिलेगी। और इनकी ही इच्छा हुई कि क्यों नहीं टू द पॉइंट प्रोग्राम को लाया जाए, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो मेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर से संबंधित, उसका बेहतर ढंग से आंसर किया जा सके। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को हम लोग देखना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल किस प्रकार के पूछे गए हैं इससे संबंधित। तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम की उपयोगिता क्या होने वाली है और आगे कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पिछले 1-2 सालों में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन उस पे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका 64 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना करें। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए थे कि ये पूछ क्या रहा। खास करके हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, इसीलिए उनको सुखदायिता वर्ड से ही वो कंफ्यूज कर गए थे। जबकि अगर आप इसको देखेंगे इंग्लिश में तो क्रिटिकली एग्जामिन द की वेरिएबल्स दैट सपोर्ट वेल बीइंग एज पर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यानी वेल बीइंग यानी सुखदायिता। तो आप समझ सकते हैं कि ये हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित सवाल थे। और इसी टाइप का सवाल आप देख सकते हैं 65 मेंस में भी, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या हैं। कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता। आप अगर देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट को तो नॉर्डिक देश ही लगभग टॉप 10 में शामिल हैं। तो इस तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। 66 मेंस में भी 67 आने वाली है। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि ओंकार जी के द्वारा ऐसा पहल लाया जा रहा है और इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सर इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं तो इसी को आधार में रखकर करेंट अफेयर्स का अभी से ही सेक्शन लाया जाए, ताकि आगे आने वाला जो मेंस एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार का धोखा ना हो सके। तो इसी को आधार मानकर आज ओंकार जी इसी पे चर्चा करेंगे और ये आगे इस प्रोग्राम को ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओंकार जी आज विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 को लेकर आए हैं। इसी पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत चर्चा में इनका स्ट्रेटजी ये होगा कि मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर इनके द्वारा बताया जाएगा। आप देख सकते हैं, ऐसे तो ये खुद बताएंगे, लेकिन एक नज़र मेरे द्वारा भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि इनका जो स्ट्रेटजी होगा तो ये भूमिका पे चर्चा करेंगे, रिपोर्ट का आधार, मानक पैमाना, फिर रैंक लिस्ट, भारत एवं पड़ोसी देशों की स्थिति आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका उद्देश्य क्या है। और टू द पॉइंट यानी पॉइंट पे ही ज़्यादा आपको इसमें 5 से 7 मिनट में ही ये प्रत्येक टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आप लोग इनसे बने रहें आगे वीडियो में और इनके क्लास का आनंद लें, ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सके। चलिए तो ठीक है, हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो बीपीएससी लगातार इसमें 2 साल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है विश्व खुशहाली सूचकांक पर। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो विश्व खुशहाली सूचकांक। इस पॉइंट को हम इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि 64वीं और 65वीं बीपीएससी मेंस में लगातार ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका यदि हम पॉइंट को देखें तो इसमें पहला जो हम चर्चा करेंगे वो इसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे, फिर इसका रिपोर्ट का आधार और मानक पैमाना क्या है इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसका रैंकिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि टॉप पर कौन है, इंडिया का क्या पोजीशन है, इनके पड़ोसी देशों का क्या पोजीशन है, सबसे लास्ट पोजीशन किसका है, वो सब पे चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इसे किस उद्देश्य से जारी किया जाता है।
तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं। तो इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और ये देखिए इसका फ्रंट पेज है, ये लगभग इसका PDF हम हो सकता है तो अवेलेबल करवा देंगे, जो रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका रहता है वो गैलप नामक एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है और कोविड डाटा हब भी इसमें इस बार पार्टिसिपेट किया है। ये जारी करने वाली संस्था है यूएनओ के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। और ये प्रति वर्ष 19 मार्च को जारी किया जाता है। ये इसलिए जारी किया जाता है 19 मार्च को क्योंकि 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक इसके एक दिन पहले 19 मार्च को इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यदि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इस खुशहाली रिपोर्ट को जारी करने के लिए सबसे पहले भूटान ने 2011 में UN जनरल असेंबली का जो बैठक था उसमें खुशहाली रिपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और 2012 में ये पहली रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद ये 2021 में इसका 9वां संस्करण जारी किया गया है, जिसका कि मुख्य जो पैमाना रहा है कोविड-19 के प्रभाव तथा इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसके मद्देनज़र इसका जारी किया गया है। यदि इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ये PT में हो सकता है पूछा जाए नेक्स्ट, यदि कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हो तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में यदि चर्चा करें तो गैलप वर्ल्ड पोल जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इसके अन्य कोई संस्थान है जो 160 देशों का सर्वे करता है। 160 देशों में सर्वे करता है। ये 160 देश जो लगभग पूरे वर्ल्ड का 98% पॉपुलेशन को कवर करता है, इस पर सर्वे करता है। इसका सर्वे करने का जो प्रक्रिया है ये 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी नागरिक हैं 160 देशों में, उससे 100 प्रश्नों, विश्व स्तर के 100 प्रश्नों का जवाब के आधार पर इसे जारी किया जाता है। और इस जवाब का एक पैरामीटर है, स्केल पैरामीटर। इस 100 प्रश्नों के जवाब को 1 से 10 पॉइंट में इसे डिनोट करता है और इस पॉइंट के आधार पर इसको रैंकिंग में सजाया जाता है देश को। यदि इसके आधार को यदि चर्चा करें तो किस आधार पे इसको जारी किया जाता है तो इसका 6 आधार को माना गया है। तो पहला जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को रखा है कि वहाँ का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कैसा है, कितना है। सामाजिक सहयोग के बारे में दूसरा जो आधार पैमाना है सामाजिक सहयोग है। इसके बाद तीसरा जो है वो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कि हम अपने से कितना अपने लाइफ के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद है उदारता, लिबरलिटी कितनी है, और भ्रष्टाचार, करप्शन। ये 6 आधार को मान करके विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। यदि रैंकिंग की बात करें तो इसमें कुल 160 देशों को डिनोट किया गया है, लेकिन 2021 में कोविड के कारण 149 देशों में ही सर्वे हो पाया है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी प्रक्रिया में बाधा आ रहा था, इसलिए 149 देशों को शामिल किया गया है। तो भारत का यदि स्थिति के बारे में चर्चा करें तो 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि इसकी स्केल पैरामीटर देखें तो आउट ऑफ 10 में 3.891 मार्क्स से प्राप्त हुआ है, 3.819 अंक। और यदि इसका हम प्रीवियस ईयर की चर्चा करें तो 2020 में 144वां स्थान था, 156 देशों में सर्वे किया गया था, तब इंडिया का स्थान 144वां प्राप्त हुआ था और 2019 में 40वां स्थान था। अब वहीं 2021 में ये 139वां है। यदि हम टॉप रैंकिंग कंट्री के बारे में चर्चा करें तो टॉप रैंकिंग में पहला फिनलैंड है, जिसे
10 में से 7.842 मार्क्स आया है। इसके बाद डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर नीदरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और लग्जमबर्ग है। ये आठ देश जो टॉप 8 में है। यदि परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो इसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यूरोपीय यूनियन कंट्री ने किया है और फिनलैंड जो टॉप रैंकिंग पर है, ये लगातार 4 वर्षों से अपना स्थिति को टॉप रैंक पर बरकरार रखा है। और टॉप 10 में 8 कंट्री यूरोपीय यूनियन का है। उसमें से टॉप 10 में नॉर्डिक कंट्री, जो 5 नॉर्डिक कंट्री है, ये 5 है, और स्कैंडिनेवियन में जो 3 कंट्री है, ये तीनों इसमें टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि क्या वजह है जो कि नॉर्डिक कंट्री हमेशा या स्कैंडिनेवियन कंट्री हमेशा टॉप पर रहता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक कंट्री में स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क। ये देखिए फिनलैंड यहाँ पे है, स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। और इसी में से 3 कंट्री जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तीनों यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो क्या रीजन रहा है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर यूरोपीय यूनियन का टॉप 10 में रैंकिंग अच्छा रहा है और परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है? तो इसके पीछे का रीजन यदि हम देखें तो विश्व खुशहाली इंडेक्स के अलावे जो भी इंडेक्स यदि आप देखते हैं तो उसमें इन देशों की सबसे अच्छा रैंकिंग रहता है। जैसे स्वीडन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट रैंक पर है, फिनलैंड जो है गुड गवर्नेंस में फर्स्ट रैंक पर है, नॉर्वे की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है, आइसलैंड की बात करें तो शांति सूचकांक में फर्स्ट रैंक और ग्लोबल जेंडर गैप में भी पहले स्थान पर है। वहीं डेनमार्क भ्रष्टाचार धारणा में पहला रैंक है, मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल जहाँ पे नहीं है उस कैटेगरी में आते हैं। और इसका क्या क्या रीजन रहा है जो कि ये देश टॉप पे रहे हैं? तो इसमें एजुकेशन यहाँ पे पीएचडी तक फ्री है, हेल्थ इसका फ्री है, हेल्थ हमेशा मतलब लगभग फ्री है, प्रजनन दर बहुत ही कम है, 1.37 के लगभग में ये इन सब देशों का प्रजनन दर है, भ्रष्टाचार लगभग 0 के बराबर है और जीवन प्रत्याशा हाई है, मतलब 80 से 90 के बीच इन देशों जो टॉप रैंकर देश हैं ये सब का जीवन प्रत्याशा 80 से 90 वर्ष के बीच रहता है। तो इस वजह से इसे टॉप रैंक में रखा गया है। तो भारत की स्थिति जो है वो 149 देशों में कितना है, 139वां है, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और यदि भारत की पड़ोसी देशों की चर्चा करें तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन सबसे अच्छे स्थान पर है, 84वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, जो कि 2020 में ये 94th रैंक पर थे। तो 10 रैंक इसमें सुधार आया है क्योंकि ये कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह से स्टार्टिंग पीरियड में ही हैंडल कर लिया था, बशर्ते इसका जो दाता भी है कोरोना का वो चाइना ही है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 101 स्थान हासिल किया है, पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, म्यांमार 126वां स्थान पे है, श्रीलंका 129वां स्थान पे है और नेपाल 87वां स्थान पे है। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 19वां स्थान हासिल किया है। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भले ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो लेकिन वो हमेशा खुश रहे ये जरूरी नहीं है। और यदि अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पे सबसे जो लास्ट पोजीशन हासिल किया है वो है अफगानिस्तान, 149वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि तालिबानी आतंकवादियों ने इसका बंटाधार कर दिया है। इसको जो है वो
आउट ऑफ 10 में इसको 2.523 अंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद यदि नीचे से दूसरे स्थान जिम्बाब्वे और रवांडा 148वां और 149वां अंक इसको पोजीशन प्राप्त हुआ है। अब यदि इसकी उद्देश्य के बारे में चर्चा करें कि क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसे जारी किया गया था, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है तो सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, इसे 2030 तक हासिल करने में कौन सा देश किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, इसको अवलोकन करने के लिए जारी किया जाता है। इसी के साथ हम आज का ये पहला वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।